ये आपका C++ का डायग्राम है, जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि जो बाइनरी कोड होता है वो रीड किसके द्वारा होता है, हार्डवेयर के द्वारा, है ना। ह्यूमंस उसको रीड नहीं कर सकते, ठीक है। बाइनरी कोड इज रीडेबल ओनली बाय द हार्डवेयर, ओके। एंड द machine code is interacted by the binary code. Machine code means binary code representation into the hexadecimal form, ठीक है। जैसे ये बाय द डायग्राम देखो बता रहा है आपको कि जो बाइनरी कोड है आपका, ठीक है, बाइनरी कोड वो किसके द्वारा रीड हो रहा है, हार्डवेयर के द्वारा, ठीक है। हार्डवेयर मीन्स जो कंप्यूटर सिस्टम अपन यूज कर रहे हैं वो ही बाइनरी कोड से इंटरेक्शन कर रहे हैं, सब कुछ 0-1 फॉर्मेट में है, ठीक है। इसी बाइनरी कोड का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, जैसे ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपन, तो वही क्या कहलाती है, मशीन कोड कहलाती है, यानी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी कोड। ये कौन समझता है, ये समझता है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज इंस्टॉल किया हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसका इंटरेक्शन होता है जब स्विच ऑन करते हैं पीसीज, बूटिंग प्रोसेस्ड, ओके, एंड ऑल द हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स एक्टिवेट, उस टाइम पे ये सारी चीजें होती है, ठीक है। हमने C++ तो इंस्टॉल कर ही रखी है पीसी में, तो वो भी एक्टिवेट हो जाता है। अब ये बता रहा है कि जो C++ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये बता रहा है कि जो असेंबली लैंग्वेज है आपकी, ठीक है, तो जो कोडिंग की गई है माइक्रो प्रोसेसर की, इसलिए इसने लिख दिया इंटेल x86, ठीक है। कोई सीपीयू अपन ने लिया इंटेल कंपनी का, तो उसकी जो कोडिंग होती है ना सारी, वो ये कह रहा है कि उसको फर्स्ट लेयर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कि ह्यूमन इससे इंटरेक्शन कर रहा है, अपन बाइनरी कोड से और ये मशीन कोड इनसे इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। इससे तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग हुई ना, तब ये सारा कार्यक्रम हो गया है। ह्यूमंस का इंटरेक्शन किससे हो रहा है, असेंबली लैंग्वेज के थ्रू हो रहा है, ओके। इसलिए कह दिया कि ह्यूमन रीडेबल कोड, मतलब ह्यूमन इसको रीड कर सकता है, हम बाइनरी और मशीन कोड को नहीं समझ रहे हैं, 0-1 फॉर्मेट को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। वो बनाया ह्यूमंस में, क्योंकि जब कलेक्शन ऑफ बाइनरी और मशीन कोड मिल जाएंगे तो उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में फॉर्मूलाज लगा के वो सारा चेंज कर दिया जाता है, किसमें, मशीन और बाइनरी कोड में, ठीक है। अब ये है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज कह दिया या मिडिल लैंग्वेज कह दिया, हम C++ के बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं, C++ के बारे में, तो कि जितने भी, यदि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस आ रहा है, ठीक है, ऑथराइजेशन से रिलेटेड जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसलिए अपन ने कह दिया कि व्हाट मोस्ट मालवेयर इज रिटन इन, ठीक है। तो जो भी कोडिंग की जा रही है ना, आप ये समझो, जो भी कोडिंग की जा रही है, प्रोग्रामिंग की जा रही है, उसको कह दिया कि वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज तो कौन सी हो गई थी, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो जो C++ है वो देखो असेंबली लैंग्वेज के जस्ट ऊपर आ रही है ना, यानी लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर, तो इसलिए C++ को लो लेवल लैंग्वेज के नजदीक माना जाता है, क्योंकि इसके भी कई जो सिंटैक्सेस है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में। तो जो C लैंग्वेज होती है उसको कहा जाता है नियर टू लो लेवल लैंग्वेज, और C++ के भी कुछ फीचर्स पाए जाते हैं असेंबली लैंग्वेज में, लेकिन ये हाई लेवल लैंग्वेज के बिल्कुल नजदीक होती है C++, ओके। अब हाई लेवल लैंग्वेज के बाद ये कह रहा है कि अब वेब पेजेस बनने लगे, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का रूप ले लिया इंटरनेट ने,
ठीक है, इट मीन्स स्क्रिप्टिंग होने लगी। ओके, तो उस स्क्रिप्ट में क्या आ गया, पीएचपी आ गया, पर्ल आ गया, पाइथन, शेल, जावा। ठीक है, ये चीज है। ये थोड़ा सा आप ये डायग्राम बना सकते हो, और इसके बारे में कुछ लिखना हो ना आपको कि भाई इसका पैराडिम लिखना हो, है ना, मतलब कुछ बताना हो कि किस किस टाइप से लैंग्वेजेस का इन्वेंशन हुआ है। ओके, तो उसमें आप ये इस डायग्राम को बना सकते हो। क्लियर है? आपको ध्यान कहाँ देना है, मोस्टली इस साइड देना है ध्यान आपको। ओके, सी, सी प्लस प्लस मिडिल लेवल लैंग्वेज, या सी प्लस प्लस को हाई लेवल लैंग्वेज के नियर कहा जा रहा है। ओके, और इसमें ये नहीं बताया है जो ये स्क्रिप्टिंग और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है सारी, इनको भी हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब एक डायग्राम लेके चलते हैं अपन। ये क्या डायग्राम तो ले लिया, एक प्रोग्राम पे जाते हैं हम। आज थोड़ा सा क्लास के बारे में बताती हूँ आपको। सी प्लस प्लस का डायग्राम विजिबल है? चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए कोई भी एक जना। ये सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम है, ये दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ, तो देखो आज हम देखेंगे जो प्रीवियस प्रोग्राम्स हमने देखे थे उसी में ही क्लास और ऑब्जेक्ट को भी बना रहे हैं आप। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा देखेंगे हम कि इसको बॉटम अप अप्रोच क्यों कह रहे हैं अपन, है ना। बॉटम अप अप्रोच क्यों कहा जाता है सी प्लस प्लस को? सी को तो हम टॉप डाउन ही कहते हैं, इसको बॉटम अप अप्रोच क्यों कहा जाता है? ये देखो, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्टार्टिंग हमने हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच से की, देन कॉनियो डॉट एच लिखा, उसके बाद क्लास बनाई है। देखो मैंने एक, मैं नंबर 1 और नंबर 2 दो वेरिएबल को एंटर करा रही हूँ, जो हम सीन और सी आउट में करते थे, वॉइड मेन में करते थे, हमने देखा था। बट अब मैं क्लास यदि बना रही हूँ तो सारा काम किससे होगा? क्लास के थ्रू होगा। ठीक है, सारा काम किसके थ्रू होगा? क्लास के थ्रू होगा। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये देखिए, क्लास हमने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक बना ली। ये क्लास का बॉडी है पूरी। क्या स्ट्रक्चर होता है क्लास का? क्लास लिखा जाता है, उसके बाद क्लास का नाम लिखा जाता है। जैसे मैंने क्लास का नाम ले लिया नंबर। आज आप इसको सिर्फ देखो, 2-3 दिन लगेंगे, थोड़ा इसको रिपीट करेंगे अपन। क्लास लिखा, क्लास क्या है? एक कीवर्ड है। ठीक है, जो भी चीज अपन यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग इन द लैंग्वेज इज कॉल्ड द टोकन्स। टोकन्स होता है, टोकन्स में ही आपके कीवर्ड्स आ जाते हैं, आइडेंटिफायर आ जाता है। जैसे नंबर मैंने नाम दिया, तो नंबर किसको डिनोट कर रहा है? आइडेंटिफायर को। ये चीजें सेम वैसे ही यूज हो रही है, इनके नाम वैसे ही दिए जा रहे हैं जैसे आप सी में पढ़ते हुए आए थे। ओके, क्लास आपका कीवर्ड हो गया, नंबर आपका आइडेंटिफायर। उसके बाद हमको करली ब्रेसेस लगाना पड़ता है। ये नियम है इसका कि क्लास ऐसे ही लिखा जाएगा। देन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखा जाएगा। आज मैं बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ इसमें। ठीक है, आप सिर्फ ध्यान दो मैं क्या बोल रही हूँ। पब्लिक को क्या कहा जाता है? एक्सेस स्पेसिफायर, यानी ये एक्सेसिबिलिटी को बता रहा है। ठीक है, ये परमिशन दे रहा है हमें कि क्या क्या चीज एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू हम वॉइड मेन में क्या क्या चीज एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या कह दिया? पब्लिक क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, देन जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते थे वॉइड मेन में, वो अब
क्लास में करे जाएंगे, क्योंकि हम इसे क्या बनाना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाना चाह रहे हैं। सीन और सी आउट ऑब्जेक्ट का फंडा दे रहा था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रूप ले लेगा। अब ये वॉइड मेन से, सबसे पहले तो इसको वॉइड मेन को ही रीड करना होता था ना, लेकिन अभी ये मेमोरी में क्लास को सेव करके रख लेगा, क्योंकि डिक्लेरेशन वेरिएबल का हम कहाँ कर रहे हैं, इंट वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 क्लास में कर रहे हैं। तो ये क्लास रीड होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन वॉइड मेन से ही चालू होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच। एग्जीक्यूशन कहाँ से चालू होगा, वॉइड मेन से ही चालू होगा, इसलिए इसे कौन सी अप्रोच कहते हैं, ये बॉटम से टॉप की तरफ जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, बॉटम टू टॉप अप्रोच। अब देखो मैंने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन करा है, इन वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है, इनको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। जैसे डीबीएमएस में पढ़ते हैं ना अपन, एक टेबल बनाते हैं कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, फील्ड बनाते हैं, है ना, इसी तरीके से ये इसके एट्रीब्यूट हैं। देन करली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं और ये ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। ये मैंने ओबीजे अंडरस्कोर नम लिखा है ना, ये क्या है, ये ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये सारी चीजें रीड हो जाएगी क्लास की, इसके बाद ये मेमोरी में सेव हो जाएगी। अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, वॉइड मेन के पास जाएगा। कंट्रोल कहाँ जाएगा, वॉइड मेन के पास। वॉइड मेन फंक्शन को ये रीड करेगा, जो कि मेन फंक्शन है। बिना वॉइड मेन के तो ना सी चल सकती है ना सी प्लस प्लस चल सकती है। ठीक है, उसके बाद करली ब्रेसेस आ जाएगा, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन कर देंगे हम, सेम वही प्रोसीजर, सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर को हम एंटर कराएंगे, उसके बाद सीन कराना पड़ेगा। लेकिन अब देखो आप, जब सीन करा रहे हैं तो हम वेरिएबल 1 को सीन नहीं कराएंगे, पहले हमको जो क्लास में ऑब्जेक्ट बनाया था ना, क्लास के बाहर करली ब्रेसेस के जस्ट बाद हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था ओबीजे अंडरस्कोर नम, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही वेरिएबल एक्सेस होगा। क्योंकि वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 हमने कहाँ लिख रखे हैं, क्लास की बॉडी में लिख रखे हैं ना, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। और क्लास के जस्ट बाहर मैंने क्या लिख रखा है, ओबीजे अंडरस्कोर नंबर 1। इसलिए हमको सीन क्या कराना पड़ेगा, ओबीजे अंडरस्कोर नम डॉट वेरिएबल 1। ओके, इससे वेरिएबल की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। अगेन मैं सेकंड वैल्यू को क्या कराना चाहती हूँ, एंटर कराना चाहती हूँ। तो मैंने क्या लिखा, एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर। फिर सीन कराऊंगी तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले मुझे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा ओबीजे अंडरस्कोर नंबर 1, जो मैंने क्लास के जस्ट बाहर बनाया था। ठीक है, जो मैंने कहा बनाया था, क्लास के जस्ट बाहर बनाया था, वो लिखना पड़ेगा मुझे। ये आपको करना ही पड़ेगा ऐसा। ठीक है, फिर आउटपुट चाहिए हमें, इसलिए हमने क्या लिख दिया, सी आउट एस्टरिस्क, जो लिखते हुए आ रहे थे। ठीक है, सी आउट फर्स्ट नंबर। अब सी आउट कराना है हमें, यानी सी आउट का मीनिंग क्या होता है, कंसोल आउटपुट। वो कहाँ कराना चाहते हैं हम, ब्लैक स्क्रीन पे। ओके, तो हमें फिर से क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे अंडरस्कोर नम डॉट वेरिएबल 2। ठीक है, ये सेकंड नंबर के लिए। फर्स्ट नंबर के लिए क्या है, ओबीजे अंडरस्कोर नम डॉट वेरिएबल 1, और सेकंड नंबर के लिए डॉट वेरिएबल 2। ठीक है, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी वेरिएबल इनपुट कराना है या आउटपुट कराना है, वो सब ऑब्जेक्ट डॉट के बाद ही लिखा जाएगा। इसलिए इसे कैसी प्रोग्रामिंग बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम।
ठीक है, इसे कैसी प्रोग्रामिंग बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर है सभी को? ये चीज है देखो। और इसे कैसी अप्रोच बोलते हैं? बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं।